बीए प्रोग्राम या बीकॉम प्रोग्राम में अगर आप हैं, आपके पास एईसी में सेकंड सेमेस्टर में ईवीएस है एज अ एबिलिटी एनहांसमेंट सब्जेक्ट में, आपके पास ईवीएस है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है। तो इस वीडियो में मैं आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का सिलेबस दिखा देती हूँ सेकंड सेमेस्टर का। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में ईवीएस में सेकंड सेमेस्टर में आपको टोटल 4 यूनिट्स पढ़नी होगी। ठीक है, पहली यूनिट जो है वो है इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज़, जिसमें आप ईवीएस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। एनवायरमेंटल स्टडीज़ होती क्या है, क्यों हम इसकी स्टडी करते हैं, इसके सिग्निफिकेंस क्या है इसकी स्टडी के, ये सब जानेंगे आप। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़, कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के जो कंपोनेंट्स होते हैं, घटक होते हैं, वो जानेंगे आप। एनवायरमेंट के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, घटक होते हैं, क्या क्या है वो, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर। ठीक है, इसके अलावा आप जानेंगे स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की वो स्कोप एंड इम्पोर्टेंस क्या है ये जानेंगे आप इसमें। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा पिछली क्लासेस में, तो आपको पता होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है सतत पोषणीय विकास हिंदी में। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि इन्वायरमेंट का इस तरीके से सदुपयोग करना कि वो आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसी तरह बना रहे जिस तरह हम उसका यूज़ कर रहे हैं। जैसे आपको पता है वाटर की कितनी स्कार्सिटी है कई जगह पर, इंडिया में भी एंड बाकी जगह पर भी कई ऐसी जगह है जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि लोग इतना पानी वेस्ट करते हैं, है ना। तो हमको पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी का सदुपयोग करना चाहिए, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो उसी मात्रा में बना रहे जिस तरह हमारे लिए है। ठीक है, इसके अलावा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटलिज्म, ये सब पढ़ेंगे आप फर्स्ट यूनिट में। अब सेकेंड यूनिट में देखिए, सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है इकोसिस्टम के बारे में, डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक और अबायोटिक आपने पढ़ा होगा, बायोटिक जो सजीव होते हैं, अबायोटिक जो निर्जीव होते हैं, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, फिजिकल एनर्जी फ्लो, बायोलॉजिकल, फूड चेन भी आप जानते होंगे क्या होती है, आपने 11th-12th में 9th-10th में पढ़ा होगा साइंस में फूड चेन के बारे में। ठीक है, फूड वेब, इकोलॉजिकल सक्सेशन, बायो जियोकेमिकल, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी, इकोलॉजिकल पिरामिड, ये सब आप पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में। ठीक है, टाइप ऑफ इकोसिस्टम, टुंड्रा, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, एक्वाटिक, एक्वाटिक मतलब जो पानी से रिलेटेड हो, पॉन्ड, स्ट्रीम, लेक, रिवर, ओशन, ये सब। ठीक है, इंपॉर्टेंस एंड थ्रेट विद रिलेवेंट एग्जाम्पल फ्रॉम इंडिया, इकोसिस्टम सर्विसेज, ये सब आप पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में। थर्ड यूनिट में आप पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज में लैंड रिसोर्सेज भी आते हैं। लैंड से हमको क्या क्या मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, सॉइल मिलती है, सॉइल जिस पर कल्टीवेशन होता है, एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, नेचुरल फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जो फॉरेस्ट होता है वहाँ से हमको काफ़ी चीज़ें मिलती है, जैसे लकड़ियाँ मिलती है, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उनसे मेडिसिन बनाई जाती है ना। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या क्या होती है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्री होती है जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट का यूज़ करके कुछ नई चीज़ बनाती है। जैसे जंगलों से लकड़ी जो प्राप्त होती है, पेड़ पौधों से जो लकड़ी प्राप्त होती है, उससे फर्नीचर बनाए जाते हैं, तो फर्नीचर की इंडस्ट्री भी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री हो सकती है। इसके अलावा जो कागज़ बनाए जाते हैं, पेपर जो बनाए जाते हैं, वो भी कैसे बनाए जाते हैं, कागज़ भी पेड़ों को काट कर ही तैयार किए जाते हैं, लकड़ी से ही। ठीक है, तो ये सब कुछ आप देख लीजिएगा। इसके अलावा लाइवलीहुड मतलब कि फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो है उनसे कैसे लाइवलीहुड चलता है। ठीक है, ये सब जानेंगे। लैंड कवर, लैंड यूज़ चेंज, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन यही है कि जो हमारी ज़मीन है वो देखा ना कि पहाड़ों पर क्या होता है, पेड़ पौधे ज़्यादा काटने की वजह से लैंड स्लाइडिंग होने लग जाती है। ठीक है, लैंड स्लाइडिंग मतलब कि ये जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पर जो मिट्टी है वो नीचे गिर जाती है, जिससे रोड का रास्ता बंद हो जाता है। आपने सुना होगा हिंदी में भूस्खलन भी बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है। सोइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन, कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन की पेड़ पौधे काटना, इसका कारण क्या है डिफॉरेस्टेशन का, ये पढ़ेंगे आप। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग, माइनिंग के क्या प्रभाव पड़ते हैं पर्यावरण के ऊपर, माइनिंग से प्रदूषण होता है, ये सब आप जानेंगे। डैम बिल्डिंग ऑन एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता, ट्राइबल कम्युनिटीज़,
ये सब कुछ, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज, इसमें नेचुरल एंड मैन मेड सोर्सेज पढ़ेंगे। यूज़ ऑफ वाटर, पानी के क्या यूज़ होते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, मतलब जो लोग हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं किसका, ग्राउंड वाटर का, ठीक है। ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ होने की वजह से काफ़ी नुकसान होता है। ज़मीन के नीचे जो पानी है उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ज़मीन सूख जाती है, ठीक है। तो ये सब कुछ जानेंगे आप। फ्लड, ड्राउट, इंटरनेशनल एंड इंटरस्टेट कन्फ्लिक्ट ओवर वाटर, पानी के ऊपर इंटरनेशनल और इंटरस्टेट जो कन्फ्लिक्ट्स है वो पढ़ेंगे, ठीक है। रिवर वाटर के ऊपर। एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ेंगे, रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रेन्यूएबल आपको पता ही होगा, जो नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन होता है वो है इसका मतलब, ठीक है। यूज़ ऑफ ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज, ग्रोइंग एनर्जी नीड, एनर्जी कंटेंट ऑफ कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बायोगैस, ये सब है। केस स्टडी पढ़नी होगी आपको, ठीक है। कंटेम्प्रेरी इंडियन इश्यूज़ रिलेटेड टू माइनिंग, डैम, फॉरेस्ट, इन सबसे रिलेटेड जो इश्यूज़ है, जैसे नेशनल सोलर मिशन, कावेरी रिवर वाटर कन्फ्लिक्ट, सरदार सरोवर डैम, चिपको मूवमेंट, अपीको मूवमेंट, ठीक है। ये सब कुछ आप पढ़ लीजिएगा एक बार। इसके अलावा ये देखिए यूनिट 4 में आपको पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है। कैसे एयर, वाटर, सॉइल, थर्मल, नॉइज़, ये सब पोल्यूशन होता है, इसके कॉजेज़ क्या है, इफेक्ट क्या है, कंट्रोल, प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट क्या होते हैं, एयर एंड वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड, न्यूक्लियर हज़ार्ड्स, न्यूक्लियर हज़ार्ड यानी कि यही जो परमाणु वगैरह की वजह से खतरा होता है वो, ह्यूमन हेल्थ रिस्क, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कंट्रोल मेजर्स फॉर वेरियस टाइप ऑफ अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मतलब कि ये जो ठोस कचरा होता है, ठीक है, जैसे कांच के टुकड़े ये सब, तो इन सब का कैसे निपटारा किया जाए, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। वाटर वेस्ट सेग्रीगेशन, वेस्ट सेग्रीगेशन का मतलब यही है कि जो कूड़ा है, कचरा है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना। पहला पार्ट वो जो डिस्पोजेबल है, जो डिस्पोज हो जाएगा ज़मीन के अंदर दबाने पर, जैसे सब्जी के छिलके वगैरह, कागज़, कपड़े, ये डिस्पोज हो जाते हैं कुछ टाइम बाद, अगर आप देखेंगे तो ये खाद में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। एंड नॉन डिस्पोजेबल होते हैं, जो डिस्पोज नहीं होते, लाखों सालों तक वो ज़मीन में पड़े रहते हैं, जैसे पॉलीथीन होगी, प्लास्टिक की, ये सब, ठीक है। तो वेस्ट सेग्रीगेशन होना चाहिए। एंड इसमें ये भी आता है कि जैसे ये जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो सॉलिड वेस्ट है, उसका दोबारा से यूज़ किया जा सकता है रिसाइकल करके, तो ये सब भी उसी में इंक्लूड है, ठीक है। पोल्यूशन के स्टडी पढ़ेंगे, गंगा एक्शन प्लान, गंगा में पोल्यूशन होगा डे बाय डे, तो उसके ऊपर। दिल्ली एयर पोल्यूशन, दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन होता है उसके ऊपर पढ़ना होगा आपको। पब्लिक हेल्थ इश्यूज़, पोल्यूशन की वजह से जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, जैसे अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम, हार्ट रिस्क, ठीक है, ये सब कुछ। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, मतलब कि प्लास्टिक वेस्ट का कैसे मैनेजमेंट किया जाए, इसके लिए क्या क्या नियम बनने चाहिए, जैसे प्लास्टिक की, पॉलीथीन, ये सब बैन कर दी थी अभी कुछ टाइम पहले ही। प्लास्टिक से बनी काफ़ी चीज़ें बैन कर दी थी, जैसे जो स्ट्रॉ होती है जूस पीने के लिए, प्लास्टिक की स्ट्रॉ बैन हो गई है ना। तो ये सब आप इसमें लिख सकते हैं एग्ज़ाम में भी अगर आए तो, कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काफ़ी चीज़ें बैन भी की गई थी, ठीक है, ताकि प्लास्टिक का जो वेस्ट है वो कम से कम हो, ज़्यादा ना हो। भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी यानी कि भोपाल गैस त्रासदी आपने पढ़ा होगा, ये सोशल साइंस से पढ़ा होगा आपने 9th 10th में या 8th क्लास में। तो उसमें यही था कि भोपाल में एक फैक्ट्री थी, वहाँ पर देर रात को गैस लीक हो गई थी, है ना, तो उसके बारे में ही इसमें है। तो ये आपका ओवरऑल ईवीएस का सिलेबस है, ठीक है। मुझको उम्मीद है आपको ये सिलेबस यूज़फुल लगा। एग्ज़ाम आने वाले आपके, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा। अगर आपको सिलेबस हिंदी मीडियम में चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दीजिएगा, तो मैं हिंदी मीडियम पर भी ये सिलेबस दिखा दूँगी, हिंदी मीडियम में भी, ठीक है। इसके अलावा ऐसे ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेते रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू वेरी मच।